हेलो वैसा पार्टी, क्या हाल चाल। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कैफे। आपको पता चल गया होगा आज का वीडियो है नीट 2022 के पेपर के डिस्कशन के बारे में। और मुझे बताया आज तुम लोग यहाँ पे पेपर का डिस्कशन देखने तो नहीं बैठे हो। तो आज तो तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भैया कौन सा क्वेश्चन था और उसका मैंने क्या आंसर लगाया है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा हिंट आपको बता दूंगा और उसका आंसर, सही आंसर कौन सा टिक करना था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और पेपर का लेवल बता दूंगा कि मतलब इजी क्वेश्चन आया था या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। वैसे फिजिक्स का आज का पेपर मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा आसान आज का पेपर था। पिछले साल की कंपैरिजन से भी देखूं तो बहुत ज्यादा आसान था। पूरे पेपर में मुझे लग रहा है हद से हद एक से दो दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा आप फंस सकते थे। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल बस छोटा सा फॉर्मूला और एकदम से आंसर आ गया। असल रीजन में थोड़ा सी परेशानी हो सकती थी, नहीं तो पूरा जो पेपर है ना बहुत ही इजी आया है। और एक एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करता हूँ, ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करे आपका। चलो सर शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, फिर बैठ के उसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ये रहा पहला क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से पढ़ते हैं उसका आंसर बताता हूँ। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट है, एक है 10 kg का, एक है 20 kg का, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर। और आपसे बोल रहा है कि ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का कहाँ होगा। 10 kg वाले से आपको बताना है। तो सिंपल, आपने कहा सर यहाँ पे रखा है 10 kg, यहाँ पे रखा है 20 kg, यहाँ पे 10 बोल दिया, यहाँ पे 20, और 10 kg से आपको डिस्टेंस बताना था जो सेंटर ऑफ मास का था। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है सर। x इक्वल टू होता है m2 इंटू दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, मान लेते हैं a, m2 इंटू ए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बढ़ाया गया होगा। m2 मतलब दूसरे वाले का मास विच इज इक्वल टू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30, दोनों का मास ऐड कर दो तो आ जाएगा यहाँ से 30, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 20/3 मीटर। कहाँ है ये रहा सर, 20/3 सही आंसर था। अगर दूसरे वाले से पूछता तो 10 में से माइनस कर देते, तो 10 माइनस 20/3 वो आंसर होता। खैर यहाँ पे 20/3 आपका थर्ड ऑप्शन सही है। सेट के हिसाब से ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो अपना सेट देख लेना, बट आंसर 20/3 आएगा, उसके अलावा कोई आंसर नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैच द लिस्ट, ओके, लिस्ट मैच करनी है आपको और आपको बताना है कि कौन सी वेव का कौन सा वेव लेंथ होता है, मतलब लेंथ इसका दे रखा है। वैसे अगर आपको डायरेक्ट याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो हर एक का वेव लेंथ कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए था। सबसे ज्यादा होता है बेटा आपका एम रेडियो वेव। रेडियो वेव का वेव लेंथ सबसे ज्यादा होता है, जो कि 10 की पावर 2 के कंपेयर में होता है। तो ये आपका डायरेक्ट ऑप्शन सेकंड में आ जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही में आपको नजर आ रहा है, ना तो सेकंड में है, ना थर्ड में है, ना फोर्थ में है। फर्स्ट का सेकंड सिर्फ आपको पहले ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, मतलब पहले वाले का सेकंड बैठेगा, बाकी बी सी डी और ये सारे आप मैच करा लेना। तो डायरेक्ट याद करने वाली चीजें इसमें कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला कुछ था नहीं, सीधा टिक मारो और आगे बढ़ो। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर ऑफ इन 1 आवर। आपको टाइम दे दिया और आपको पावर दे दी, आपसे एनर्जी पूछ ली। आपको बताया एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा पावर इनटू टाइम। अब पावर कितनी है सर, पावर है 100 किलोवाट, मतलब 10⁵ हो जाएगी, वाट में कर कन्वर्ट करो। और यहाँ से टाइम है 1 आवर, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो 3600 सेकंड हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 36 इंटू 10⁻7 जूल। कहीं पे दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है 36 इंटू 10 की पावर 7 जूल। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या ही बोले अब इसके लिए। खैर चलो, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आपको चार ग्राफ दे रखे हैं, 1 2 3 4, और आपको बोल रहा है इन चारों में से कौन सा जो ग्राफ है विच रिप्रेजेंट्स द आइडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा ग्राफ होता है? देखो आपको पता होगा दो ही कर्व ग्राफ होते हैं, या तो आइसोथर्मल का होता है या एक एडियाबैटिक का। दो ग्राफ होते हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ होता है जो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का होता है, ये होता है बेटा आइसोथर्मल वाला। और नीचे वाला होता है एडियाबैटिक वाला। मतलब जो सेकंड वाला आपको ग्राफ दिख रहा है वो एडियाबैटिक है। सेकंड कौन से ऑप्शन में आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में सेकंड आ रहा है, मतलब ये वाला ग्राफ जो है सेकंड नंबर वाला, ये एडियाबैटिक का है जो आपसे पूछा है, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो 3 का मतलब सेकंड करेक्ट मार के आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। छोटे छोटे से नुनु नुनु से क्वेश्चन पूछे। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। बेटा एंगल होता है लेंथ बाय लेंथ और सॉलिड एंगल होता है एरिया बाय एरिया। तो इसका कोई डायमेंशन तो होता नहीं है, बट यूनिट होता है। प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, मतलब यूनिट होता है और डायमेंशन नहीं होता है। ये इसमें याद रखना है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? यूनिट बट नो डायमेंशन। हाँ जी, ये बात सही है, यूनिट्स होती हैं बट डायमेंशन नहीं होती है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके। जल्दी 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 क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर दे रखा है और इनपुट फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज।
रेक्टिफायर का काम क्या होता है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। हाफ वेव में क्या होता है, जैसे कि इनपुट सिग्नल कुछ ऐसे ऐसे आ रहा है तो आउटपुट सिग्नल को क्या कर देगा, ये तो नीचे वाले सिग्नल को क्लिप कर देता है, तो आपकी सिर्फ वेव ऐसे ही बन जाती है। तो अभी भी आप देखो एक वेव तो अभी भी उतनी ही है ना, तो वेव का ना लेंथ चेंज हुआ ना उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क पड़ेगा। कुल मिला के हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। यहाँ पे हाफ वेव की बात कर रहा है, मतलब आपका जो आंसर है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा। 60 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हो चुका है, 7 की तरफ बात करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को बैठ के सॉल्व करो तो सॉल्व करके आपको पता है एक मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर एक बार न्यू फ्रीक्वेंसी की वेव को भेजा, मतलब एनर्जी वेव को, उसके बाद न्यू बाई टू, एक बार फ्रीक्वेंसी न्यू थी एक बार न्यू बाई टू थी, और दोनों बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ सेम मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होंगे। आपको पता है एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आप इससे इस क्वेश्चन को आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो। दो अलग अलग केस है, दोनों का वर्क फंक्शन बराबर कर देना, वहां से फ्रीक्वेंसी वगैरह रिलेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, वैसे तो आपका आंसर 3/2 न्यू आ रहा था, किसका, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। बट एक सिंपल सी बात सोचो ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कभी भी इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गया, इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई भी आंसर वैसे तो सही नहीं होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट हाँ फिर भी अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसमें हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, तो सबको ही नंबर बढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आप खुश हो सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि 3/2 वी मतलब न्यू मतलब आपका 1.5 नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हो रही है उससे भी ज्यादा, तो कैसे ही काम बनेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डाउटफुल कैटेगरी में डालो और इसमें आपको हो सकता है ग्रेस मार्क्स मिल जाए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का आपको ग्राफ दे रखा है, आपको ये एंगल दे रखा है, और आपसे बोला है कि रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब आपसे रेशियो पूछ रहा है स्लोप का। स्लोप होता है tan थीटा, तो v1/v2 जो आ जाएगा वो आएगा tan थीटा 1 विच इज इक्वल टू tan, आई थिंक शुरू में है 30 डिग्री, तो tan 30 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा tan 45। बेटा tan 30 होता है 1/√3 और tan 45 होता है 1। सॉल्व कर लिया 1/√3, तो आपका जो सही आंसर आया है वो फर्स्ट आएगा। मतलब सिंपल आपको स्लोप का रेशियो बताना था, tan 30/tan 45। बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन। आज का पूरा पेपर ऐसा ही है, सिंपल सिंपल बस आसान आसान से क्वेश्चन आपके सामने आ गए थे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। आपसे कह रहे हैं कि डायमेंशन ये बताओ किसका होता है। डायमेंशन को अगर आपने ध्यान से देखोगे एक बार आपको समझ में आएगा, mlt-2। सर ये तो फोर्स होता है, ओके ये तो फोर्स है, और a-2 मतलब सर ये तो करंट लिखा हुआ है, करंट की पावर -2। तो फोर्स और करंट के टाइम में कोई रिलेशन है, ये किसका डायमेंशन हो सकता है, इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स या सेल्फ इंडक्टेंस या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आपको इस क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता था सोचने में, रिलेट करने में कि ये कौन सा होगा, बट अगर आप सोल्व करें थोड़ा सा इसको तो आपको समझ में आ रहा होगा। बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है μ0 Ni/L। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसका, किसी सोलेनॉइड के अंदर का। और ऐसे ही एक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है BIL साइन थीटा। यहाँ पे डायमेंशन की बात कर रहे हैं, साइन थीटा को नहीं ले रहे हैं। खैर यहां से आप b का वैल्यू अगर निकालें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा F/IL, और b का वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो यहां से निकलेगा F/IL इक्वल टू μ0 Ni/L। L से L कैंसिल हो गया, n का कोई डायमेंशन होता नहीं है, n तो एक नंबर है, तो यहां से μ0 इक्वल टू आ जाएगा बेटा F/I²। इसका मतलब ये जो डायमेंशन है वो μ0 मतलब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है। आप इसके करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए उस तरीके से करके देख सकते हो। आप चाहे तो एक एक का निकाल के देख लो, जिसका जल्दी आंसर आएगा वो आप टिक मारोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक हो सकता था, इससे फंस सकते थे, बट इसका जो आंसर है दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी विच इज μ0। ओके चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। पीक वैल्यू किसी भी ऐसी सोर्स का किसके इक्वल होता है। आपको पता है बेटा, अगर आप करंट की बात करते हो IRMS, तो IRMS होता है बच्चे I0/√2। सबको पता है, तो यहाँ पे I0 क्या है, पीक वैल्यू होती है, तो यहाँ से I0 इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ IRMS। मतलब जो पीक वैल्यू है वो RMS वैल्यू का √2 टाइम्स होता है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ओके ओके 1/√2 नहीं, √2 टाइम्स द RMS वैल्यू ऑफ द सोर्स, मतलब आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले सेट के हिसाब से अपना सेट देख लेना, कभी ये 4-3 मैच कराने लग जाओ, आंसर मैच कराना। अब हो सकता है तुम्हारे ये फोर्थ ऑप्शन सेकंड पे लिखा हो, ठीक है समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन हो गए।
ओके चलिए जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रीलिंग फॉलोइंग बाय। यार ये तो मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है आपको डायरेक्ट ही पता होगा कि शुरू के 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर अगले 1 सेकंड में कितना करता है। क्लास 9th में भी ये पढ़ा देते हैं। चाहो तो निकालना, तो फॉर्मूला होता है एस एन एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। वैसे तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट कर लो। आपका जो आंसर आएगा वो 1 3 5 7 इस तरीके से आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है 1 3 5 एंड 7, मतलब ये आपके ऑड नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम। ओके, मास दे रखा है, मतलब m का वैल्यू दे रखा है। एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको फोर्स दे रखा है विच इज 3 न्यूटन। आपको फोर्स दिया है, आपको मास दिया है। क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट मास। आपसे एफ बाई एम का वैल्यू पूछा है, बताओ आप क्या करें इसमें। फोर्स भी पता है, मास भी पता है। फोर्स कितना है आपने कहा 3 न्यूटन, मास कितना है 60 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लेना। तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 50 निकल के आएगा। मतलब जो थर्ड ऑप्शन है 50 न्यूटन पर केजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपका जो आंसर होगा, आपका जो ऑप्शन होगा वो मैच कर लेना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है और आपको बोल रहा है कि ये ई प्लस निकला है और एक्स कोई एलिमेंट हो सकता है और ये है आपका पॉजिट्रॉन वगैरह, मतलब ये कोई एनर्जी पार्टिकल हो सकता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एनर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है ई प्लस 1 0, ये होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका पॉजिट्रॉन होता है। खैर आपने क्या करा, अब दोनों तरफ बैलेंस कर दो। अगर यहाँ पे +1 लिख रहे हो और ऊपर 0 लिख रहे हो, तो ऊपर तो मतलब इसका 22 ही आ जाएगा, क्योंकि आप दोनों तरफ का बैलेंस करोगे। 22 22 0 तो 22। अब यहाँ पे 1 आ गया तो पक्का है यहाँ पे 10 आएगा। तो x में नीचे 10 और ऊपर 22 आना चाहिए, विच इज इक्वल टू आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। मतलब ऊपर 22 और नीचे आपका 10। याद रखना ई पॉजिटिव है तो ये +1 E0 लिखा जाएगा। सिंपल है, बाकी कंपेयर कर दो। केमिस्ट्री में भी ऐसी 50 चीजें पढ़ते हो, फिजिक्स का तो एक खैर जो भी है छोटा सा पार्ट है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आइए देखते हैं। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड्स, ओके, उसका रेडियस बढ़ता है, एक्सपेंड कर रहा है, तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। आपको पता है प्रेशर और रेडियस किसी भी बबल के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप उसे एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब रेडियस को बढ़ा रहे हो, तो पक्की सी बात है कि प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब सही आंसर कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन। मेरे वाले ऑप्शन के हिसाब से आपको कुछ और हो प्लीज देखते रहना। तो आपका सेकंड ऑप्शन विच डिक्रीज आपका सही हो जाएगा। तो देख रहे हो एक क्वेश्चन को करने में आपको 5 सेकंड भी नहीं लग रहे, जबकि फिजिक्स में कम से कम थोड़ा तो टाइम लगता है। यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है कि इसमें बहुत टाइम आपको लगे। जल्दी जल्दी आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो बायो की तरह बिल्कुल क्वेश्चन आए हैं इस बार। तो बहुत आसान पेपर है। और बट कई लोगों ने क्या करा, बायो का पेपर थोड़ा सा लेंदी था तो उसको ज्यादा टाइम दे दिया, फिजिक्स को उतना टाइम नहीं दे पाए। इस चक्कर में वो इस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा फायदा नहीं उठा पाए। बट पेपर तो बहुत ही आसान था। खैर आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 100 ओम और 200 ओम, और कह रहा है कि पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है दोनों को, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम होगा। कह रहा है पावर का रेशो बता दो। तो आपको पता है पावर बेटा होता है V²/R। अब वोल्टेज तो दोनों की सेम है, तो वोल्टेज को आप हटा सकते हो। तो P1/P2 जो इनका रेशो आएगा वो R2/R1 के बराबर आएगा। R2 इज 200 और R1 है 100, तो आंसर आया 2/1 विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे हिसाब से आपका 2/1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपने जोन से ऑप्शन में हो मैच करा लेना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, पैरेलल में थे तो वोल्टेज को सेम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, टू होलो कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R1 R2 हैव इक्वल चार्ज। दोनों का चार्ज सेम है। कह रहा है पोटेंशियल के बारे में बात करो। चलो, तो पोटेंशियल बेटा होता है KQ/R। अब K और Q तो दोनों के लिए सेम है। पोटेंशियल मतलब रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका रेडियस छोटा है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रेडियस बड़ा है उसका पोटेंशियल कम होगा। अब सिंपल सी बात है, देख लो। तो कह रहा है पोटेंशियल मोर ऑन स्मॉलर स्फेयर। बिल्कुल सही बात है, जो छोटा स्फेयर होगा जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके सर, बहुत आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 टू 3120 आरपीएम एंड 16 सेकंड का टाइम लगेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आपसे अल्फा पूछा है बेटा। अल्फा होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओमेगा होता है 2πf। फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना आपको यहाँ पे, ये दे रखी है 1200 और ये 3120। तो ओमेगा को 2πf कर लेंगे तो 2 पाई, ये हो जाएगा आपका F2 माइनस
F1 और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी का वैल्यू आपको दे रखा है 16 सेकंड। ओके, तो 2 पाई एज इट इज रहेगा। F2 F1 को माइनस करो। अब यहाँ पे दे रखा है RPM, रोटेशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में होती है, मतलब 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 60 यहीं पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका कितना 3120 माइनस 1200। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, 1200 और डिवाइडेड में आपका 16 तो चल ही रहा है, आराम से बैठिए इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4 पाई, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत आसान आसान डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और पता है इस प्यार पेपर में क्या खास बात है, जानबूझ के वैल्यूज ऐसी दी गई हैं या आंसर्स ऐसे दिए गए कि आपको ज्यादा सॉल्व करना ही ना पड़े, आपको बस सिंपल मेथड आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन पार्ट को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आज के पेपर में, कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जानना चाह रहा था, वो आपकी कैलकुलेशन को टेस्ट नहीं कर रहा था कि आप कितना जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, वो देखना चाह रहा था क्या फॉर्मूले आपको याद है, क्या कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। सी वी एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर में रिलेशन पूछ रहा है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू होता है बेटा 1 बाय अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन, और एक फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट म्यू को लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, और एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को c लिखा जा सकता है, और नीचे बचेगा आपका म्यू आर और एप्सिलॉन आर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है, ये सर पहले ऑप्शन में आपका आंसर है, तो पहले ऑप्शन v इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर आपका सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, ओके रेडियस दे रखी है, और नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और पर मिलीमीटर ओके मतलब लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन का वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आप उसको लिखेंगे 100, और पर मिलीमीटर है मतलब नीचे 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10 की पावर 5 हो गया। करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है सोलेनोइड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछा है, तो बी का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद होगा बच्चे, होता है म्यू नॉट एन आई, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड का सिंपल फॉर्मूला होता है। तो म्यू नॉट का फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है 10⁻5, और करंट का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12.56, पाई का वैल्यू 3.14 पुट करिएगा, इंटू 10⁻2, और टेस्ला मतलब आपका जो सी है मतलब थर्ड ऑप्शन है वो सही है, 12.56 इंटू 10⁻2 टेस्ला, करेक्ट है। चलो बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 पे बारे में अभी तक कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आया इसको आप ये बोलेंगे सर ये डिफिकल्ट आ गया, इस पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत इजी ही कैटेगरी में आपके मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 मासेस हैं और तीनों का रेशो है 2:1, मतलब एक 2m है, दूसरा 2m है, एक और तीसरे वाला m है। ओके, कह रहा है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बार बार करे हैं। कह रहा है कि जो उसकी स्पीड आप बता दीजिए, तो एक पार्टिकल जिसका मास आपने कहा है 2m, उसकी स्पीड है v, ऐसे ही दूसरा पार्टिकल जिसका मास अगेन 2m, उसकी स्पीड भी है v, तो अगर मैं इन दोनों का नेट मोमेंटम की बात करूं तो वो कहीं इस तरफ आएगा, तो 2mv दोनों का नेट पाइथागोरस से निकालना, वो आएगा 2√2mv। इन दोनों के मोमेंटम को जो तीसरे वाला मास है वो बैलेंस करेगा, क्योंकि जब एक्सप्लोजन होने से पहले था वो तीनों रेस्ट पे थे, मतलब एक साथ मिले हुए थे, तो मोमेंटम जीरो था, तो एक्सप्लोजन के बाद भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना होने की वजह से मोमेंटम अभी भी जीरो रहेगा। इसका मतलब इन दोनों के नेट मोमेंटम को वो तीसरे वाले का मोमेंटम बैलेंस करेगा, जिसका मास m था, और स्पीड को मान लेते हैं v डैश, मतलब mv डैश इक्वल टू 2√2mv हो जाएगा। बेटा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से v डैश आया 2√2v, विच इज ऑप्शन नंबर विच डी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो तीसरे वाले मास है उसकी स्पीड होगी 2√2 टाइम्स ऑफ v। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत करे हुए क्लास में भी, पीवाई की सीरीज में भी मैंने आपको ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं। आज के पेपर में तो मतलब क्या ही बोले, सब कुछ करा ही हुआ था, कुछ भी नया नहीं था। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट, अगर एक आधा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप कह सकते हो कि हाँ सर ये अलग सा था, नहीं तो सब एकदम मक्खन, एकदम आसान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या क्या फर्क पड़ता है, आपको बताया गया होगा कि भैया कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर का नेगेटिव, मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है, दोनों है अलग अलग। तो कौन सा आंसर हुआ कि भैया इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर्स बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही, डायरेक्ट टिक मारो और आगे बढ़ो, उसमें और कुछ बात करने के लिए
नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर दोनों तरफ का, ओके बाइकॉन्वेक्स है तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मटेरियल जो है वो दे रखा है 1.5, तो पावर कितनी होगी, पावर होता है 1/f या 100/f, डिपेंड करता है फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकाल रहे हो या मीटर में निकाल रहे हो। खैर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये बाई फोकल लेंथ बाई कॉन्वेक्स लेंस है, आपको R1 R2 का वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर, n का वैल्यू दे रखा है 3/2। इसको आराम से बैठ के सॉल्व करना, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। f का वैल्यू r के बराबर आएगा विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो बेटा पावर हो जाएगी आपकी 100/f, आप सेंटीमीटर में पुट कर रहे हो तो 100 डिवाइडेड बाई 20, आपका आंसर आया +5 डायोप्टर विच इज फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, टिक मारो, आगे बढ़ो, ज्यादा टेंशन मत लो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला आ गया। यहाँ पे स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई नॉलेज चाहिए होती है, मतलब जरा सा भी कंफ्यूजन आपका पूरा आंसर गलत कर सकता है। खैर चलो पढ़ते हैं। बायो-सैवर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली स्मॉल करंट कैरिंग आइडियल फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली। बिल्कुल सही बात है। बायो-सैवर्ट लॉ से आप एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हो, किसी वायर के एक छोटे से स्मॉल पोर्शन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले में कह रहा है बायो-सैवर्ट लॉ इज एनालोगस टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ चार्ज q with the former being related to the field produced by the scalar source ideal। आइडियल स्केलर सोर्स होता है, नहीं आइडियल तो वेक्टर होता है, मुझे लग रहा है उल्टा बोल दिया इसने। while the latter being produced by a vector source q, भाई चार्ज को वेक्टर सोर्स बता रहा है और आइडियल को स्केलर सोर्स बोल रहा है, यहीं पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। मतलब ये तो उल्टा ही कह दिया। आइडियल तो आपका को क्या होता है, वो करंट एलिमेंट होता है, तो वो तो डायरेक्शन होती है उसमें, वो एक स्केलर क्वांटिटी, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं होता है। जबकि जो चार्ज है वो एक स्केलर है, उसको ये वेक्टर बोल रहे हैं। मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। उसके हिसाब से देखो चारों ऑप्शन में क्या सही बैठ रहा है आपका। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपका इसके हिसाब से, इस सेट के हिसाब से फोर्थ आंसर आपका सही होगा। बाकी आप अपना ऑप्शन देख लेना कि ये सेम लाइन कौन से ऑप्शन में लिखी है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर भी ठीक हो जाना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थ्योरी के हिसाब से तो बात कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर। ओके, आपको स्क्वायर लूप दे रखा है, साइड बता दिया, तो एरिया भी इसका 1 × 1 मतलब 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑल राइट, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.5 टेस्ला, बी का वैल्यू है 0.5 टेस्ला। कह रहा है कि इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये आपका लूप है और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। आपने कहा सर 0 डिग्री। आपसे फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है बी ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 होता है 1, मतलब बी इंटू ए आंसर होगा। बी का वैल्यू 0.5, मतलब फ्लक्स आपका आएगा 0.5 वेबर विच इज ऑप्शन नंबर 3। कई लोगों ने यहाँ पे थीटा को 90 ले लिया होगा और आंसर 0 मार के आ गए होंगे, गड़बड़ है। आंसर इज 0.5 वेबर, याद रखना, गलती नहीं करना है। यहाँ पे एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है, ना कि प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विद मैक्सिमम लोड। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कह रहे कि एक लिफ्ट है जो 2000 किलो की लिफ्ट है, मतलब उस लिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो उस लिफ्ट का खुद का जो वेट है बेटा, वो ही आपका 20,000 न्यूटन के आसपास आ जाएगा। ये लिफ्ट का खुद का वेट की मैं बात कर रहा हूं, कह रहा है। और जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ 1.5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, और इसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रहा है 3000 न्यूटन, मतलब 20,000 न्यूटन तो इसका खुद का वेट हो गया, प्लस 3000 न्यूटन इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको और रोकेगा। वेलोसिटी के अपोजिट ही लगेगा, ऊपर जाएगा तो नीचे लगेगा। मतलब नेट फोर्स इसको जो फील हो रहा है वो है 23,000 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ गया, नेट फोर्स। और स्पीड आपको दे रखी है 1.5 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है कि पावर डिलीवरी कितनी हो रही होगी, पावर आपसे पूछिए। पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, पावर इक्वल टू होता है एफ इंटू वी होता है बेटा। तो फोर्स आपको दे रखा है, मैंने अभी निकला 23,000 आ जाएगा, और वेलोसिटी 1.5 है, तो 3/2 इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा 34500। मतलब करेक्ट आंसर जो निकल के आ रहा है वो आपका 34500, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती हो सकती थी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो नेट फोर्स निकालते हैं पहले, मतलब 23,000 23,000 न्यूटन, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे वेलोसिटी की, बाकी तो फॉर्मूला है, आपने पुट करा, कैलकुलेट करा, ज्यादा कोई कैलकुलेशन भी नहीं है, आंसर फोर्थ आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बात करेंगे।
light ray falls on a glass surface of refractive index under root 3 at an angle 60 degree. Okay, the angle between the refracted ray and the reflected ray. तुम्हें अगर याद हो कि अगर दो मीडियम की बाउंड्री पे कोई लाइट रे ऐसे आ रही है और टकरा के इस तरीके से जा रही है और कुछ लाइट रे का पोर्शन इस दूसरे मीडियम के अंदर भी जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर केस ऐसा होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट ये एक दूसरे के 90 डिग्री बनाती है। वो पर्टिकुलर केस तब होता है जब लाइट रे इंसिडेंट कितने एंगल पे होती है बेटा, एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी, है ना। तो अगर आपका 10 आईपी का जो वैल्यू होता है वो आपका किसके, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10 आईपी के बराबर है तो उस पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। तो जरा देख लो 10 आईपी का वैल्यू एन के बराबर आ रहा है क्या, तो 60 कितना होता है, √3 तो होता है, मतलब ये सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ आंसर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के हिसाब से ये वही ऑप्शन एकदम से मैच करा देगा आपका। तो ये 10 आईपी इक्वल टू एन ये आपका फॉलो कर रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन ही है, तो ये 90 डिग्री पे ही हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका हो चुका है। नेक्स्ट बोल रहा है अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ, आपको लेंथ दे दिया, आपको रेडियस दे दिया, ओके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी दे दिया, करंट डेंसिटी, ओके, करंट डेंसिटी मतलब जे आपसे पूछा है। आगे क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, जे पूछा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो आपको एक तो जे का फॉर्मूला होता है बेटा आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया है, तो ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ये वाला फॉर्मूला काम आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। यहाँ पे सिग्मा क्या होता है बेटा, ये होता है कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा। अब कंडक्टिविटी कहाँ से लेके आए, वो रेजिस्टेंस से लेके आने पड़ेगा। रेजिस्टेंस होता है एल अपॉन सिग्मा ए, तो यहां से सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा एल अपॉन आर ए। अब आप सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें बेटा और यहाँ से जे निकाल दें, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा एल ई डिवाइडेड बाय आर ए, है ना सर। एल कितना है बच्चे, लेंथ आपने कहा 10, ई कितना है, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी आपने कहा 10। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। और आर कितना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपने कहा वो भी 10 है। और एरिया कैसे निकलेगा सर, आपको तो रेडियस दे रखी है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई ले लो, आर स्क्वायर मतलब ये रहा रेडियस, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁴, और नीचे पाई का रूट पाई का स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाके पाई बचेगा। एक पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो गया, एक 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगी, तो 10⁵ आपका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सर, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस वो चेक कर रहा था कि क्या आप करंट डेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा से रिलेट कर पाओगे क्या। तो ये क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लग सकता था। बाकी इसके अलावा लगभग सारे क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी में ही माने जाएंगे, है ना सर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, आपको 3 डायग्राम दे रखे हैं, कह रहा है कि इनमें कौन से डायग्राम में, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, किसमें इक्वल है पोटेंशियल पीएन जंक्शन के थ्रू। अगर आप पहले डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो ये पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और इसकी एन साइड नेगेटिव से, मतलब ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग में है, मतलब दोनों का वोल्टेज सेम होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के ऊपर आ जाएगा, आइडेंटिकल है तो। ओके, पीएन इसमें आपका पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है और यहाँ पे आपका इसका पी नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस है और ये आपका रिवर्स बायस है, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, मतलब इसका सेम पोटेंशियल, इसका डिफरेंट पोटेंशियल। सी की बात करूं, इसका पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, मतलब ये भी फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस, मतलब इसमें भी वोल्टेज एकदम सेम रहेगा। तो ए और सी दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, बी वाले में नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर सही है, बोथ सर्किट ए एंड सी, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, बस, है ना। बहुत है आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉरवर्ड पता होना चाहिए, पी पॉजिटिव से फॉरवर्ड है, एन नेगेटिव से तो भी फॉरवर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, टेंशन को डबल कर दिया, मतलब टी को 2t कर दिया, तो कह रहा है स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा ट्रांसफर वेव की। बेटा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है √T/μ होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of टेंशन होता है। अगर आप टेंशन को डबल कर दोगे तो आपका जो v है वो √2 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले आपका जो v था वो v1/v2 जो आएगा वो आएगा √T1/T2। तो पहले टेंशन t था, बाद में 2t था, अंडर रूट करा, t से t कैंसिल, तो आया 1/√2। तो v1/v2 आ जाएगा 1/√2, मतलब आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही कहलाएगा। ठीक है बच्चा, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए किसी भी स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफर वेव की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, √T/μ। म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, वो सबके लिए सेम रहेगा, तो टेंशन से ही पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, कोई डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन मैं आपको बता दूंगा अभी, और एक बार
ये वाला केस लिया है और एक बार डायमीटर वाला ये वाला केस लिया है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा mr²/2 और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/4। रेडियस ऑफ वायरेशन वैसे k²/r² का वैल्यू पहले वाले केस में आएगा 1/2 और दूसरे वाले केस में k²/r² का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4/2 मतलब 2 बचेगा। तो यहाँ से r तो दोनों केस में सेम ही कट जाएगा, k को k1 और k2 ले लेंगे तो यहाँ से k1/k2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो √2 के बराबर आएगा। मतलब आपका जो सही आंसर है √2/1 इज द करेक्ट आंसर। रेडियस ऑफ गायरेशन k है तो बस दोनों केस में याद रखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले में mr²/2 है क्योंकि आप परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट कर रहे हो और डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट mr²/4 होता है। तो ये आपका 30th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट ने ऑब्जर्व करा कि 8 फ्रिंजेस बनी है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। मतलब 8 पहले वाले केस में जब आपने वेवलेंथ को 600 नैनोमीटर लिया था, दूसरी बार आपने वेवलेंथ को 400 नैनोमीटर कर दिया तो कितनी फ्रिंजेस बनेगी। भाई वो पोर्शन तो इक्वली रहेगा जिसमें फ्रिंजेस बन रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया पहले वाले का 8 फ्रिंज तो 8 इंटू फ्रिंज विड्थ होती है d लैम्डा बाय स्मॉल डी, लैम्डा को लैम्डा 1 लिख सकता हूँ। दूसरे केस में पता नहीं कितनी फ्रिंज बन रही है, मान लेता हूँ n और फ्रिंज विड्थ उसकी हो जाएगी d लैम्डा 2 बाय स्मॉल डी। यहाँ पे स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो 8 इंटू लैम्डा 1 दे रखा है 600 और n इंटू लैम्डा 2 दे रखा है बेटा 400, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 4 से 8 2 टाइम्स जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा बेटा 12। है कहीं ऑप्शन में? हाँ जी पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है आपको, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब पहले केस में आपको 8 फ्रिंजेस दिखेंगी, दूसरे में 12 फ्रिंजेस दिखेंगी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्या बोल रहा है, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको पता होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री। ओके सर, फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट टिक मारो, आगे बढ़ो, ज्यादा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। 33 स्फेरिकल बॉल है उसको ड्रॉप कर रहे हैं विस्कस। आपको टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपने पढ़ी हो तो आपको पता होगा, टर्मिनल वेलोसिटी का ही आपसे ग्राफ पूछ रहा है। तो शुरू में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक टाइम पे जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाता है उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ती, तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे, वीटी टाइम कम है हमारे पास। तो ये वाला ग्राफ मतलब ये वाला ग्राफ विच इज बी ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है जी, तो आपको टर्मिनल वेलोसिटी अगर पता है तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, T1 T2 विद द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 की एनर्जी, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बेटा n इक्वल टू 3। आपको पता है जो एनर्जी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एन स्क्वायर के, मतलब आपका जितना जितना एन बढ़ेगा उसी हिसाब से एनर्जी कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया सेकंड वाले का एनर्जी जिसको आप T1 कह रहे हो और दूसरे वाले का एनर्जी को आप T2 कह रहे हो, तो ये हो जाएगा 1/n² मतलब 1/4 और दूसरे वाले का 1/9। तो बेटा 9/4 इज द करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखना फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 2 है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो आपको पता होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू होता है h/p, h तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, वो सबके लिए कांस्टेंट है। तो आपका जो p और लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। अगर p 0 है तो लैम्डा मैक्सिमम और अगर लैम्डा 0 है तो p मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक आपने कर ही दिया होगा, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, टिक मारो और आगे बढ़ो। तो हाइपरबोलिक ग्राफ था। तो सेक्शन नंबर 1 की मैं बात करूं, 35 क्वेश्चन में थे, टोटल 35 क्वेश्चन में से मैक्स टू मैक्स में मान सकता हूं अगर कोई बच्चा एवरेज भी है तो हद से हद 2 से 3 क्वेश्चन उसके गलत हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं होने चाहिए गलत। अगर आपने थोड़ी थोड़ी भी नॉर्मल भी फिजिक्स में पढ़ाई करी है तो आप 35 में से 32 क्वेश्चन तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे और वो करेक्ट भी हो सकते थे। 30 से ऊपर तो मतलब कर ही सकते थे, कोई डाउट ही नहीं था उसमें। तो 30 क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर सकते थे आप। खैर चलो सेक्शन बी की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है, 15 में से 5 आपको छोड़ भी सकते हो, कोई 10 क्वेश्चन चूज करने थे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बट सारे डिस्कस करेंगे हम तो। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 36 सेक्शन बी पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121, ओके आपको पहले की लेंथ दे रखी है और दूसरे की लेंथ 100 सेंटीमीटर, स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन अ फेज, ओके धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं। कह रहा है कितने ऑसिलेशन के बाद वापस से ये सेम फेज में आएंगे।
मतलब हो सकता है एक ऑस्सिलेशन एक का चल रहा हो, दूसरे का अलग अलग चल रहा हो, तो कुछ टाइम के बाद ही वापस से सेम फेज में, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में कब आएंगे। सबके ऑस्सिलेशंस का टाइम पीरियड जो है वो मैटर करता है। तो पहले वाले का जितना है उसको n1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। अब ये जो t1 t2 है ये है टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो t1 को मैं L1 रूट L1 भी लिख सकता हूँ, t2 को रूट L2 भी लिख सकता हूँ। तो n1 रूट L1 इज इक्वल टू n2 रूट L2, बाकी 2 पाई बाई जी ये कैंसिल हो जाएगा। तो n1 का वैल्यू मुझे नहीं पता अभी, L1 कितना है बेटा, L1 मतलब पहले वाले का लेंथ आपने कहा रूट 121, सॉल्व कर लेना, ये 11 आ जाएगा। और ये n2 जो निकल के आएगा रूट 100, मतलब ये 10 निकल के आएगा। तो n2 बाई n1 का वैल्यू निकल के आया है 11 बाई 10। इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाले के 11 ऑस्सिलेशन और पहले वाले के 10 ऑस्सिलेशन बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। दोनों का रेशियो की अगर मैं बात करूं, जितने टाइम में पहले वाला 10 बार ऑस्सिलेट कर रहा है उतनी बार में दूसरे वाला 11 बार ऑस्सिलेट कर रहा है। अब आप आंसर में देखो कि आपसे पूछा क्या है, आपसे कह रहा है कि भैया छोटे वाले के कितने ऑस्सिलेशन हो जाएंगे। छोटे वाले मतलब सेकंड वाले की बात कर रहा है, मैंने आपको बताया सेकंड वाला मतलब 11 ऑस्सिलेशन और पहले वाले के 10 ऑस्सिलेशन। तो करेक्ट आंसर आपका 11 माना जाएगा, ना कि 10। अगर ये बोलता कि बड़े वाले के कितने ऑस्सिलेशन होंगे तो 10 आंसर होता, इसने पूछा छोटे वाले कितने होंगे तो आपका आंसर 11 माना जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 इज द करेक्ट आंसर। आपको सोल्यूशन ही नहीं चाहिए, आपको सिर्फ क्या चाहिए, आंसर देखना है, तो मैं जान रहा हूँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4.5 केजी पानी है आपके पास और मॉलिक्यूल्स के बीच का क्या हो गया, इंटरेक्टिव फोर्स खत्म हो गया। मतलब जब इंटरेक्टिव फोर्स ही खत्म हो गया तो बस क्या ही बचा, फिर तो कुछ भी नहीं, फिर तो हवा बन गया ये पूरा पूरा। तो कह रहा है कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या रहेगा, आपसे पूछा है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा। हमको पता है एसटीपी पे अगर आप 1 मोल किसी का ले लेते हो तो वो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आपको बात पता होगी, 22.4 इंटू 10⁻³ इतना वॉल्यूम ये ले लेता है कोई भी 1 मोल किसी भी गैस का। अब आपको ये पता करना है कि 4.5 केजी ऑफ वाटर में कितने मोल हैं, बस इतनी बात है। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मास कितना है 4.5 इंटू 10⁻³, इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और मोलिकुलर मास कितना होता है बेटा पानी का, वो होता है 18, वो भी ग्राम में होता है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 250 निकल के यहाँ से। तो 250 नंबर ऑफ मोल्स आपको समझ में आ गए और 1 मोल का वॉल्यूम भी आपको पता है। तो टोटल कितना वॉल्यूम होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 250 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ इसको बैठ के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.6 मीटर क्यूब। तो आपका जो आंसर है वो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन आ जाएगा। बाकी 5.6 आपके प्रेफरेंस जिस ऑप्शन में लिखो आप उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलें, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 37 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है एक न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर है 189, वो स्प्लिट करता है 2 न्यूक्लियस में 125 और 64 में। तो उनका रेडियस का रेशियो बताए, डॉटर न्यूक्लियर जो भी बनी उनका रेडियस का रेशियो बता दो। बेटा आपको पता होगा जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a⁻1/3। तो r1 बाय r2 हो जाएगा a1 बाय a2 टू दी पावर 1/3। a1 का वैल्यू है 125, वो है 64। 125 का क्यूब रूट होता है बेटा 5 और 64 का होता है 4, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही कहलाएगा। तो r1 बाई r2 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये थोड़ा सा पढ़ाई वाला क्वेश्चन आ गया, असर्शन रीजन का है, पढ़ेंगे फिर देखेंगे क्या बोल रहा है। द सेशन में कह रहा है द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस। हाँ, स्प्रिंग को जब खींचते हो तो उसकी शेप चेंज होती है, और शेप कहाँ चेंज होती है, शेयर मॉडुलस में चेंज होती है। कि नॉर्मल वायर को जब खींचते हो तो शेप चेंज नहीं होती, शेप तो सेम ही रहती है, लेंथ वगैरह चेंज होती है, बट जिसमें शेप चेंज हो जाए वो होता है शेयर मॉडुलस। मतलब पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही बात बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, कॉइल है वो कॉपर की बनी है और दूसरी कॉइल है वो स्टील की बनी है। तो आपको पता होगा यंग्स मॉडुलस जो स्टील का होता है वो सबसे ज्यादा होता है, वो कॉपर से भी ज्यादा होता है, और ये आपका कॉपर का है। तो जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है उसी का उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि ये, इसने बोला कि कॉपर का ज्यादा है स्टील का कम है, मतलब इसने उल्टा बोल दिया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहले स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आप देखो आंसर में कौन सा बैठ रहा है, ए इज फॉल्स नहीं, बोथ ए नहीं, बोथ ए भी नहीं, ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये ठीक है बेटा। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट एकदम असर्शन एकदम ठीक है और रीजन एकदम से गलत हो गया, उल्टा हो गया। अगर ये उल्टा लिख देता तो सही हो जाता। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, बस डायग्राम में उन्होंने क्या करा, गलती से यहाँ पे पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पॉजिटिव ना बना के यहाँ पे इनको नेगेटिव बनाना चाहिए था।
कह रहा है एक कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर वैसे सेम है, 900 पिको फेरेड है, तो 900 इंटू 10⁻12 कर लेंगे, इसको फेरेड में कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों 900 के हैं, एक को 100 वोल्ट से आपने चार्ज करा, दूसरे वाला अनचार्ज था, और दोनों को आपस में कनेक्ट करा। तो सबसे पहले तो आप चाहें तो इनका कॉमन वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो कॉमन वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे V2 का वैल्यू 0 है क्योंकि दूसरे वाला पे अनचार्ज था, कोई वोल्टेज नहीं लगाई थी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 50 वोल्ट। मतलब दोनों जब साथ में जोड़ दोगे तो 100 वोल्ट से 50 वोल्ट, 50-50 दोनों की वोल्टेज हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी पूछा है, एनर्जी होता है हाफ CV²। तो हाफ CV² पहले वाले के लिए, हाफ CV² दूसरे के लिए, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो मैं सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, CV²। सी होता है बेटा 900 इंटू 10⁻12 और V² मतलब 50 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2500। इसको बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से तो आपका आंसर निकल के आएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक इसका आंसर 3.25 है, 2.25, आई थिंक 2.25 आएगा इसका। देख लेते हैं, 9 5 आएगा, 9 हाँ, तो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल आपका जो आंसर है वो फोर्थ आंसर माना जाएगा। 2.25 इंटू 10⁻6 जूल इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, आप पहले दोनों का कॉमन वोल्टेज निकाल दो। कॉमन वोल्टेज निकालने के बाद हाफ CV² पहले का, हाफ CV² दूसरे का, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, हाफ 2 कैंसिल, तो CV² ही टोटल एनर्जी मानी जाएगी जोड़ने के बाद। C का वैल्यू पता है 900 पिको फेरेड, V का वैल्यू आपको पता है दोनों का 50 है, तो 50 का स्क्वायर 2500 सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आइए इसको पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग अ स्टेडी करंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो सेंटर से सरफेस तक का मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बाद का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है बेटा, सेंटर से सरफेस तक तो लीनियरली बढ़ता है और उसके बाद इस तरीके से कम होता है। मतलब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। कौन से ऑप्शन में लिखा है जरा देख लो। कह रहा है लीनियरली इंक्रीजेज फंक्शन एट अ डिस्टेंस आर अप टू द बाउंड्री ऑफ द वायर। ओके, बिल्कुल सही बात है। एंड देन डिक्रीजेज बाय 1/r डिपेंडिंग फॉर द आउटसाइड रीजन। ठीक है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, सेंटर से सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ेगा, उसके बाद 1/r के साथ कम होने लगेगा, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही कहलाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद 42 पे आ जाता है। एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर का आपको मीटर स्क्वायर में ऑफ 55.3 मीटर। ओके, और नहीं एरिया नहीं, लेंथ दे रखी है, ब्रेड दे रखी है 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लीकेशन करना है, एरिया निकालना है, तो 55.3 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा। 55.3 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में कम वाले के जितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो कम वाले में 2, मतलब आपके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही वैलिड हो सकती हैं। 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है पहला जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी सब में 2 से ज्यादा है, मतलब पहला ऑप्शन ही सही है, आपको मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बाकी कर लोगे तो भी आंसर मैच कर जाएगा। तो 14 इंटू 10⁻2 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही सही आंसर कहलाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, टिक मार के आगे बढ़ना था। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाते हैं। 5 क्वेश्चन छोड़ने भी थे, देख लो, हम कोई नहीं छोड़ रहे हैं, बट आप छोड़ सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ए है, सीधा सीधा यहाँ पे ए चला जाएगा, ये बी है, यहाँ से घूम के बी आ जाएगा, ये बेटा आपका एंड गेट है। एंड गेट क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, ये तो यहाँ पे बबल भी लगा है, तो ये नैंड गेट हो जाएगा, मतलब ए इंटू बी और उसका हो जाएगा बार। खैर यहाँ से ए चल के आया तो ये ए बार बन गया, यहाँ से बी सीधा आया तो ये बी था, ये फिर से नैंड गेट है, मतलब ये करेगा ए बार इंटू बी और उसका होल बार बना देगा। फिर ये क्या है, ये आपका एंड गेट है, यहाँ पे बबल नहीं लगा है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों को सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देगा। तो सी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए डॉट बी पूरे का बार और इसके साथ डॉट लगाएंगे और ये आएगा ए डॉट बी बार एंड होल बार। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डॉट बी बार को आप लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, और इसको लिख सकते हैं ए डबल बार प्लस बी बार। ए डबल बार का मतलब वापस से ए ही बन जाएगा, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया ए बार प्लस बी बार और ये आ जाएगा ए प्लस बी बार। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रुथ टेबल बतानी है, तो 0 0 पुट करके देख लो, 0 1 1 0 और 1 1 ये पुट करके देखो, सी का वैल्यू देखो। अगर आप 0 0 पुट करोगे तो ये 0 0, तो दोनों 1 प्लस 1 1 हो जाएगा। ऐसे 0 0 पुट करोगे तो ये 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो ये निकल के आएगा 0 0 का 1 निकल के आएगा। फिर इसका देख लेना 0,
फिर इसका 1 और फिर इसका फाइनल 0, तो 1010 सही आ जाएगा। 1010 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जरा देख लो आप उठा के, तो ये आपको दिख रहा होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन में, ये रहा आपका लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन, 1010 इज द करेक्ट आंसर। आप चाहें तो एक दो और क्रॉस चेक 1 1 पुट करके देख लो, 1 1 पुट करोगे, 1 का बार 0, 1 का बार 0, तो पूरा ही 0 आ जाएगा, मतलब यही वाली जो ट्रुथ टेबल है यही सही टेबल कहलाएगी। थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर एकदम सही मिलेगा आपको। ओके ठीक है बेटा, 43 क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय प्लेन बाउंड्री, स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, एक में 1.5 और दूसरे में 2, तो कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल बताओ। आपको बताओ कि क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin IC इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो स्पीड आएगी वो आएगी 3/2 इंटू 10 की पावर 8 और नीचे स्पीड आएगी 2 इंटू 10 की पावर 8। इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर लेना, 3/4 मतलब 0.75, तो आपका जो आंसर आया साइन इनवर्स 0.75, मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड के टर्म में हमने पुट करा है उल्टा करके। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 44th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या बोल रहा है, अ बिग सर्कुलर कॉइल 1000 टन है इसमें। ओके एवरेज रेडियस है 10 मीटर, रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर ओके एट 2 रेडियन पर सेकंड, इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ओके मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया, रेजिस्टेंस भी दे रखा है आपको 12.56 ओम, देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट आपसे पूछा है। किसी कॉइल को रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा बेटा, तो इंड्यूस ईएमएफ का आपको फॉर्मूला पता भी होगा, ईएमएफ इक्वल टू होता है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, बट इसने मैक्सिमम बोला है तो साइन ओमेगा टी को 1 ले लो। तो ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई इंटू आर होता है, तो यहां से जो आई इक्वल टू आएगा वो आएगा एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर। सारी वैल्यूज आपको पता है, एन का वैल्यू आपको 1000 दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -5, एरिया आपको कितना दे रखा है बेटा, एरिया 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 कहाँ दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, पाई इंटू आर कितना है 10, आर का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 2, और ओमेगा आपको दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहाँ है सर, ये है 12.56। इसको आराम से आप सॉल्व करिएगा, पूरा ऊपर और नीचे सब कुछ आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो करंट करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ, मतलब 1 एम्पियर। सॉल्व करके देख लेंगे आप इसको, तो 1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, एन बी ए ओमेगा वोल्टेज है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करा तो करंट आपका आ जाएगा। ऑल राइट चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है वैसे, सब आपस में कट ही रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ये थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। होता क्या है, जब भी आप कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन सॉल्व करते हो या जब भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो ये कोशिश की जाती है कि जो आपकी जो नल पॉइंट हो वो बिल्कुल बीच में कहीं मिले, और जो आपका पी और क्यू है उनका वैल्यू थोड़ा सेम ऑर्डर का होना चाहिए, लगभग बराबर हो तो ज्यादा ठीक है, तो ज्यादा सही रीडिंग मिलती है, उसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें मिनिमम एरर अगर मैं चाहता हूं तो पी और क्यू कैसे होनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि पी और क्यू शुड बी वेरी लार्ज, नहीं वेरी लार्ज नहीं होनी चाहिए, गलत है, शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल, अगर छोटे हों और बराबर हो तो ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो सही रीडिंग आती है, उसमें एरर कम मिलता है। बाकी जितने भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें नहीं है, कोई वैल्यू आपको नहीं दे रखी। वैसे पी बाई क्यू इक्वल टू एक्स बाई आर होता है, आपको पता होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का यही फंडा होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको बेटा, माइनस क्यू और प्लस क्यू एक चार्ज दे रखा है, कह रहा है एल बहुत छोटा है, इस लाइन पे कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है, और आपसे बोल रहा है कि ये अगर डिस्टेंस में आर मान रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसे रिलेटेड है। बेटा ये एक डाइपोल है, और डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आता है के पी बाय आर क्यूब, मतलब आर के साथ क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये आपका जो आंसर बैठेगा वो 1 बाई आर क्यूब आएगा। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो के पी बाई आर क्यूब है, मतलब आर कैपिटल लिख लो वहां पे, तो 1 बाई आर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। आपको 4 वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब 4 डायमेंशन दे रखी हैं, 4 क्वांटिटीज आपस में मैच करना है। तो कुछ तो आप डायरेक्ट ही याद आपको होंगी, जैसे कि कई लोगों को डायरेक्ट होती है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत बार आता है, मैंने कई बार बोला इसको याद ही कर लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कौन सा है इनमें से, ये वाला सेकंड वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी तो पता ही होगा ml2t-2, कहां पे लिखा है ml2t-2, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का सेकंड है,
और सेकंड वाले का फोर्थ है, फर्स्ट वाले का सेकंड और सेकंड वाले का फोर्थ, फर्स्ट वाले का सेकंड, सेकंड वाले का फोर्थ, तो ये दो तो गलत ही हो गए। और या तो थर्ड ऑप्शन सही है या तो फोर्थ वाला ऑप्शन। सबसे लास्ट वाला लिखते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बेटा फोर्स पर यूनिट मास, तो एम एल टी माइनस टू अपॉन एम एल टी माइनस टू, ये डी का होगा बेटा थर्ड, तो डी का थर्ड मतलब आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। तो बस आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। सही है, चलो मार्क हो चुका है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोल रहा है आपको, एल दे रखा है, आपको इंडक्टेंस दे रखा है, आपको कैपेसिटेंस दिया है, आपको रेजिस्टेंस दिया है और आपको वोल्टेज दे रखा है, और वोल्टेज में 100 टी दे रखा है। 100 टी मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना हुआ सर, ओमेगा का वैल्यू 100, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो इक्वल टू हो जाएगा 100, यहां से एफ का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50 अपॉन पाई, और आगे चल के आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बता दो, तो 50 बाई पाई तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में। वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड उसके क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के भी बराबर है। आप चाहें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई सी से, वो भी सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू भी इतना ही आएगा, बट उसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 50 बाई पाई एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, टिक मारो आगे बढ़ो, क्यों टेंशन ले रहे हो ज्यादा। हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, हमें पूरा सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे बढ़ता है, और ये हमारा बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन 50th क्वेश्चन रहेगा। क्या बोल रहा है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद वर्टिकल, एंगल वर्टिकल के साथ है, जबकि हम एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लेते थे, तो वर्टिकल के साथ अगर एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री बेटा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 30 डिग्री हो जाएगा, और 10 मीटर पर सेकंड से उसको फेंक रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो होती है यू कॉस थीटा, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो स्पीड का कभी बदलता ही नहीं है, तो यू कॉस थीटा ही आपसे पूछा है, तो यू हो जाएगा 10, कॉस थीटा हो जाएगा बेटा कॉस 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये तो आपको पता ही होगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5/√3। तो कौन से ऑप्शन में है जी, थर्ड ऑप्शन में 5/√3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, और कोई भी है नहीं सर, 50 से क्वेश्चन आता है। तो सारा पेपर मैंने आपको जल्दी जल्दी से जितना जल्दी बता सकता था मैंने आपको बता दिया, तो प्लीज एक बार अपने सारे के सारे आंसर मैच कर लेना, देखना कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों को पता ही है, उस टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, और अगर कोई हेल्प चाहिए या कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। और जो नेक्स्ट ईयर के बैचेज हैं वो कुछ टाइम में हम शुरू करने वाले हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मेरे मोबाइल नंबर से मिल जाएगी। एक बार फिर भी मैं अपना मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप चाहे तो कोई इंक्वायरी वगैरह आपको करनी है तो वहां पे मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू आप पता कर सकते हैं। तो एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8218966128, तो इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके की हेल्प मुझसे चाहिए। खैर, तो ये रहा पेपर का डिस्कशन, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, पूरे साल बहुत पढ़ाई करी है, तो 3-4 दिन अपने आप को थोड़ा शांत करो, आराम से बैठो, मूवी शूवी देखो, चिल मारो यार, लाइफ है, तुमने मतलब सच में तुम लोगों ने दिन रात एक करके पढ़ाई करी है, तो यू डिजर्व इट, मतलब आराम से मजे करो, और ये अब तुम्हारे दिन शुरू होते हैं। और आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और नहीं हुआ भी है कोई दिक्कत है तो आप फिर से ट्राई करिएगा, क्योंकि हर चांस आपको मिलता ही है, एक चांस खराब हो जाए तो दूसरे चांस को ट्राई करना चाहिए। खैर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। थैंक यू बेटा।